गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम फंजाई। ठीक है, इसको हिंदी में हम कह देते हैं कवक। सबसे पहले कवक होते क्या हैं? देखिए, कवक एक हेटेरोट्रॉफिक जीव है, यानी विषमपोषी जीव है। और कवक एक जनरल में आपको बताऊं तो आपने देखा होगा, जैसे रोटी पर या रोटी को आप गीली जगह पे रख दो तो उस पे ऊपर जो काले काले से स्पोर बन जाते हैं वो कवक हैं। या आपने अपने घर में नारंगी देखी होगी, जब वो ख़राब हो जाती है तो उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर, पाउडरी लेयर बन जाती है, वो कवक है। ठीक है, इसके अलावा मशरूम आपने खाया है, वो भी एक कवक है। आपके सिर में डंडरफ हो जाता है, वो भी कवक है। आपके पैरों की उंगलियों में एक डिजीज़ हो जाती है, वो भी कवक से होती है। आपको दाद हो जाता है, वो भी कवक से होता है। तो ये सब कवक के अंदर आते हैं। कवक को ना तो प्लांट में रखा गया है और ना एनिमल्स में रखा गया है। विटेकर ने इसके लिए एक अलग किंगडम बनाया है, किंगडम फंजाई। ठीक है, तो फंजाई की स्टडी को, इसके अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। ठीक है, ये कैसे जीव होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक, विषमपोषी यानी इसीलिए इनको अलग रखा गया है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये विषमपोषी होते हैं। ठीक है, और इनके आकार में और इनके आवास में, आकार व आवास में बहुत ज़्यादा विविधता होती है। ठीक है, आकार व आवास में विविधता होती है, यानी कि आपको इनके आकार भी बहुत प्रकार के मिलेंगे और आवास भी बहुत प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, आवास का मतलब है ये रहते कहाँ हैं। ठीक, तो पहले हम इनके हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। हैबिटेट यानी आवास, कहाँ रहते हैं ये। देखिए, ये माना ये जाता है कि ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब सर्वव्यापी हैं, आपको ये सब जगह मिल जाएंगे। कोई जगह ऐसी नहीं होती जहाँ ये नहीं मिलते हैं। हवा में, पानी में, मिट्टी में, ठीक है, एनिमल्स में, एनिमल्स में भी आपको ये मिल जाएंगे, प्लांट्स में भी आपको मिल जाएंगे। तो ये कॉस्मोपॉलिटन्स हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं आपके नमी वाली प्लेस पे। ठीक है, नमी वाले स्थान पर ये होते हैं, नमी वाले स्थान पर। ठीक है, ये कहाँ होते हैं? वुड पे भी, जैसे मैंने अभी आपको प्लांट पे बताया। अगर ये वुड पे ग्रो कर रहे हैं, प्लांट पे ये ग्रो कर रहे हैं, लकड़ी पे ये ग्रो कर रहे हैं, तो इसे एपिजाइलिक कह देते हैं। ठीक है, अगर ये गोबर पे ग्रो कर रहे हैं, गोबर पे आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे मशरूम है, मशरूम गोबर पे ही होता है, तो उसे कॉप्रोफिलस कह देते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह ये पाया जाता है। नमी वाली जगह पर ही हमें मोस्टली दिखने को मिलता है। ठीक, अब हम इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, यानी इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, किस प्रकार के ये दिखाई देते हैं। शारीरिक संरचना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनका शरीर हम क्या देते हैं? थैलस संरचना। सबसे पहले क्या कह देते हैं हम इन्हें? थैलस संरचना। थैलस संरचना का मतलब होता है, जिसे हम कह देते हैं एक जो है हॉरिजेंटल, एक लेटी हुई अवस्था में ये पाए जाते हैं, जिसे हम एक थैलस संरचना कह देते हैं। ठीक है, दूसरा, ये एक, वैसे तो ये जनरली क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेल्युलर ये होते हैं। ठीक है,
और मल्टी सेलुलर में भी ये कैसे होते हैं, तंतुमय, फिलामेंटस ये होते हैं, तंतुमय, फिलामेंटस जिसे हम कह देते हैं, फिलामेंट्स की तरह ये होते हैं। ठीक है, मैं पहले इसे ही आपको समझा देती हूँ। देखिए इसकी संरचना इस प्रकार से होती है, ये तंतुमय। ठीक है, इस एक तंतु को हम हाइफी कह देते हैं, हाइफी। इस हाइफी के अंदर की कंडीशन अगर हम देखें तो ये इसकी प्लाज्मा झिल्ली होगी, इसके अंदर जीव द्रव्य होगा। ठीक है, इसके जिसकी जो सेल वॉल होती है, उसकी सेल वॉल बनी होती है आपकी काइटिन की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही इसको अलग करता है, इसीलिए हमने इसमें से स्लाइम मोल्ड को अलग किया था, जो मैंने आपको कल बताया था। तो इसकी सेल वॉल काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। ठीक है, सपोज ये इसकी सेल वॉल है, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गई अगर इस तरीके से, ठीक है, इधर भी सेल वॉल होगी, ये भी अंदर फोल्ड होगी। तो इसके अंदर क्या है, ये जो फिलामेंटस हमारे पास कवक है, इसके अंदर ये जो सेल वॉल के अंदर फोल्ड होने से जो परत बनी है, इसको हम सेप्टम कह देते हैं, सेप्टा या सेप्टम हम इसे कह देते हैं। ठीक है, पट हिंदी में जिन्हें कह देते हैं, और इनके अंदर ये केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो ये बहुकेंद्रकीय एक संरचना, एक मल्टी सेलुलर, इसमें ये सेल्स बन गई हैं। ठीक है, और ये एक तंतु अगर है तो उसे हाइफी कहते हैं। अब हाइफी में मैंने एक कंडीशन तो आपको बताई, सेप्टा उपस्थित होता है। कुछ हाइफी में क्या होता है, सपोज ये हाइफी है, इसमें सेप्टा नहीं होता है। सेप्टा नहीं होता है तो क्योंकि ये क्या है, बहुकोशिकीय है। ठीक है, तो सेप्टा नहीं होने से ये केंद्रक जो है इसमें इस प्रकार से बिखरा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके बीच में देखिए वॉल नहीं है, वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये हाइफी है, हाइफी विदाउट सेप्टा, इसमें सेप्टम नहीं है, विदाउट सेप्टम। ठीक है, इस प्रकार की जो कंडीशन होती है जिसे हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियर किसे कहते हैं, केंद्रक को। ये बहुत सारे केंद्रक इसके अंदर आ गए हैं, तो मल्टी मतलब बहुत सारे, न्यूक्लिएटेड मतलब केंद्रक। एक सेल के अंदर बहुत सारे केंद्रक आना, इसको हम सिनोसिटिक कंडीशन भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको सिनोसिटिक पूछा जाएगा। ठीक है, बहुकेंद्रकीय अवस्था को हम क्या कहते हैं, सिनोसिटिक। एक तंतु के अंदर बहुत सारे केंद्रक हैं और उनके बीच में सेप्टा नहीं है, तो इसे सिनोसिटिक कंडीशन हम कह देते हैं। सेप्टा नहीं होने के कारण ही ये बहुकेंद्रकीय कंडीशन बनी है, क्योंकि सेप्टा होते तो केंद्रक अलग अलग हो जाते। ठीक है, अब ये तो एक सिंगल तंतु था, लेकिन ये हाइफी जो होते हैं, ये हाइफी, एक हाइफी ये है, ये आपकी जो है ब्रांच भी हो सकती है, शाखाओं में भी बटी हो सकती है और शाखाओं में नहीं भी बटी हो सकती है। ठीक है, और अगर ये शाखाओं में बटी है इस प्रकार से ये, तो ये क्या बना लेती है, या दूसरी हाइफी आपके इसके साथ लगी हुई है और इस प्रकार से ये एक जालनुमा संरचना बना लेते हैं। इस जालनुमा संरचना को हम कह देते हैं माइसीलियम। ठीक है, क्या कह देते हैं इसे, माइसीलियम। ये तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके बहुकोशिकीय कवक होते हैं। ठीक है, इसमें एक अपवाद भी है, सारे कवक आपके क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इसका एक अपवाद है जो यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय होता है और इसका नाम है यीस्ट। ठीक है, YEAST, यीस्ट। ये आपने नाम भी सुना होगा, जिसे आप खमीर जनरली कह देते हो। तो यीस्ट का काम क्या होता है, एक तो अल्कोहल बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, और एक बेकरी इंडस्ट्री में, जिसे बेकर्स यीस्ट कह देते हैं। ठीक है, बेकर्स यीस्ट।
बेकरी इंडस्ट्री यानी आपका ब्रेड और आपका जो बन आप खाते हो जिसको फर्मेंटेट करना पड़ता है, उसको बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। आप जैसे जो जलेबी बनाते हैं तो उसमें जो मैदा होता है उसमें भी ईस्ट मिलाया जाता है ताकि वो क्या हो जाए, फर्मेंटेट हो जाए। तो ये तो उसकी संरचना की बात हुई। संरचना में जनरली आपको क्या पढ़ना है कि इसमें काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी सेल वॉल होती है और ये आपका जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, केवल एक को छोड़ के, ईस्ट को छोड़ के। और ये आपका जो है फिलामेंटस भी हो सकती है, इनके बीच में सेप्टा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें न्यूट्रिशन, पोषण की हम बात करते हैं कि जो आपके कवक हैं ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, पोषण ये कैसे प्राप्त करते हैं। तो बेटा इसमें 3 तरीके से ये पोषण प्राप्त करते हैं। पहला आपका जो होता है सेप्रोफाइटिक। ठीक है, सेप्रोफाइटिक्स का मतलब होता है मृतोपजीवी। ठीक है, मृतोपजीवी यानी जो डेड चीज़ों पर जो है ग्रो हो जाते हैं, जैसे लकड़ी का कोई सड़ा हुआ टुकड़ा है, डेड है, या गोबर है, इनमें जो ग्रो हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं। और ये जो मृतोपजीवी होते हैं, सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, आपको एक टर्म समझनी है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेल के बाहर। ठीक है, अब एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब सपोज ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है सड़ा हुआ, इस पर कोई फंगस जो है वो ग्रो कर गया इस तरीके से। जनरली आपने देखा होगा लकड़ी के टुकड़े पे इस प्रकार के कवक ग्रो करते हैं, तो ये कुछ केमिकल बनाते हैं और वो केमिकल क्या करते हैं, लकड़ी में जो भी सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको बारीक बनाते हैं और उसके बाद उसको ये अवशोषित कर लेता है। ये फंगस उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो कुछ केमिकल्स बनाते हैं जो कि जिस भी डेड चीज़ पे ये उग रहा है उसमें से जो पोषण पदार्थ हैं उनको मतलब बारीक बनाता है। उनको पहले आप कह लीजिए उसको कि उसको ऑर्गेनिक जो उसमें इनऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको इनऑर्गेनिक में बदलता है और फिर उसको अवशोषित करता है। ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मोड होता है। और मेनली जो आपका इसमें जैसे मैंने अभी बताया आपको, सेप्रोफाइट में आपका मशरूम जो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, म्यूक मशरूम जिसे हम कह देते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आपका क्या है, एग्जांपल हो गया मशरूम। ठीक, नेक्स्ट जो होता है पैरासिटिक यानी परजीवी। ये परजीवी भी होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको बताया, परजीवी में जिस भी जीव के अंदर ये जाते हैं वो जीवित होता है। ठीक है, सेप्रोफाइट में तो डेड चीज़ पे ये ग्रो करते हैं, परजीवी में ये क्या करते हैं, जीवित जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अब वो आपके प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा प्लांट में बहुत सारी फंगल डिजीज़ लग जाती हैं, हमारे प्लांट में भी बहुत सारी फंगल डिजीज़ लग जाती हैं। ठीक है, और एनिमल्स में मैंने अभी आपको जैसे बताया, आपके हेड पे डैंड्रफ का होना, आपके स्किन पे ये परजीवी के रूप में ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, आप पे दाद हो जाता है, पैरों में आपके दाद हो जाता है, हाथों में दाद हो जाता है, तो ये सब परजीवी के रूप में आपके अंदर ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, स्किन से रिलेटेड जितनी मोस्ट ऑफ द डिजीज़ होती हैं वो फंगल डिजीज़ होती हैं, कवक से होने वाली डिजीज़ होती हैं। तीसरा है सिम्बायोटिक। ठीक है, सिम्बायोटिक आपको जो है लाइकेन भी मैंने बताया था। सिम्बायोटिक का मतलब है सहजीवी। और कैसे सहजीवी, जो बिल्कुल ऑब्लिगेट हैं, जिनका और कोई विकल्प नहीं है, इनको हमेशा परजीवी के रूप में रहना है। सहजीवी मतलब दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। इसमें 2 उदाहरण थे आपकी, एक तो था आपका लाइकेन। ठीक है, लाइकेन में मैंने आपको बताया था ये कवक और आपका शैवाल से मिलकर बना होता है, ये दोनों पार्टनरशिप में रहते हैं। कवक वाले पार्ट को हम कह देते हैं माइकोबायोंट
और शैवाल वाले पार्ट को हम कह देते हैं फाइकोबायोन्ट। ठीक है, फाइकोबायोन्ट। कवक इसको क्या देता है? कवक इसको देता है आपका जैसे दोनों ये उगे हैं तो कवक वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। क्योंकि आपने कवक देखा होगा, कवक हमेशा लाइकेन जो होता है वो प्लांट की छाल पे ग्रो करता है। अगर आपने ध्यान दिया है, इस प्रकार की जो संरचना होती है जो पौधों की छाल पे वृद्धि करती है, इसको लाइकेन कहते हैं। तो आप इनमें कवक और शैवाल को अलग नहीं कर सकते हैं। तो कवक क्योंकि तंतुनुमा संरचना है, मैंने अभी आपको बताया, तो ये इस प्लांट से पानी और खनिज लवण अवशोषित करके किसको पहुंचाता है? शैवाल को पहुंचाता है। ठीक है, और ये जो शैवाल है ये फूड प्रोडक्शन करती है क्योंकि इसमें वर्णक होते हैं। वर्णक आपको बताया है मैंने, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वर्णक क्या काम करते हैं? फूड बनाते हैं। तो ये फूड देते हैं फंगस को, और फंगस वाटर और खनिज देता है शैवाल को। ठीक है, दूसरा सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा में जो फंगस होता है, जो कवक होता है, ये ग्रो करता है आपका हायर प्लांट्स की रूट में। जो उच्च श्रेणी के पौधे हैं, उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों में, मेनली चीड़ के पौधों की जड़ों में। ठीक है, उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों में, या जिनमें जड़ें कम होती हैं उनमें ये ग्रो करता है। तो होता क्या है कि ये जो प्लांट है इसकी जड़, ये सपोज मिट्टी के अंदर है तो फंगस भी इसकी जड़ से जुड़ जाता है, क्योंकि फंगस तंतुनुमा संरचना है। तो फंगस इसके तंतु से, इसकी जड़ों से जुड़ जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि ये जो फंगस वाला पार्ट है ये वाटर तो करता ही करता है, साथ में ये आपका फॉस्फोरस भी एब्जॉर्ब करता है। मेनली ये फॉस्फोरस के लिए होता है। ठीक है, और बदले में ये जो उच्च श्रेणी का प्लांट है ये फूड बना के इस फंगस को देता है। तो यहाँ पे माइकोराइजा नई चीज़ आपके लिए है, ये आपको याद रखनी है। लाइकेन के बारे में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि जो लाइकेन होता है ये इंडिकेटर होता है पॉल्यूशन का, यानी ये प्रदूषण को सूचित करता है। ठीक है, को सूचित करता है। जहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पे लाइकेन नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, लाइकेन क्या हो जाते हैं? यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे लाइकेन हो ही नहीं सकते हैं जहाँ पे क्या है आपका सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की, यानी इनके जनन की हम बात करते हैं। क्योंकि जनन कवक में भी होता है, जनन नहीं होगा तो कवक अपनी पीढ़ी को आगे कैसे बढ़ाएगा? तो इसमें 3 प्रकार से जनन होता है। पहला होता है कायिक जनन, जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह देते हैं, कायिक जनन। ठीक है, इंग्लिश में कह देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है इसमें अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और तीसरा होता है लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपका कायिक जनन में सबसे पहला होता है मुकुलन। मुकुलन आप सब जानते हो, ये यीस्ट में ज़्यादातर देखने को मिलता है। मुकुलन क्या है? सपोज ये यीस्ट है, इसमें से एक बड निकलती है, कलिका निकलती है। ये कलिका टूट के गिरेगी और इससे नया आपका जो है यीस्ट बन जाएगा। दूसरा होता है इसमें बाइनरी फिजन, द्विखंडन। ये मैंने आपको कल अमीबा के केस में बताया था। सेम प्रोसेस यहाँ होती है, एक अमीबा 2 भागों में टूटता है, एक कवक 2 भागों में टूटता है और दोनों फिर नए नए कवक बना लेते हैं। तीसरा होता है आपका फ्रेगमेंटेशन, खंडन। खंडन में भी सिंपली जो आपका ये कवक है ये बीच से टूट जाएगा। ठीक है, ये सेप्टा है इसके, ये बीच से टूट गया तो इसमें 2 खंड बन गए। ये दोनों खंड फिर ग्रो करेंगे और नए कवक ये बना देंगे। ठीक, नेक्स्ट है इसमें आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ स्पोर्स के द्वारा होता है। इन स्पोर्स के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला होता है जूस्पोर, ठीक है। जूस्पोर की खासियत पहले सुन लीजिए। ये चल बीजाणु होते हैं। स्पोर का मतलब होता है बीजाणु। मैंने आपको कल भी ये बताया था कि निम्न श्रेणी के जो भी आपके जो किंगडम है उनमें स्पोर बनते हैं, बीज नहीं बनते। तो जूस्पोर ये चल बीजाणु होते हैं। चल मतलब मोटाइल, मोटाइल यानी इनमें इस प्रकार से फ्लैजिला होता है जिसके कारण ये मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। दूसरा ये जूस्पोर जो होते हैं ये एंडोजिनस होते हैं। एंडोजिनस यानी कि अभी मैं आपको समझाती हूँ एंडोजिनस का मतलब क्या होता है। और दो चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, मोटाइल एंड एंडोजिनस। ये मोस्टली आपके जलीय जितने भी फंगस हैं, जलीय फंगस, एक्वेटिक फंगस में ये पाई जाती हैं, ठीक है। एंडोजिनस क्या होता है, सपोज ये आपका एक तंतु है, हाइफी है। हाइफी में से कुछ हाइफी ऊपर की ओर ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। ये ऊपर की ओर ग्रो करा, इस प्रकार से इसने एक गोल ऊपर संरचना बना ली है। इसको हम कह देते हैं स्पोरेंजिया। क्या कह देते हैं इसको? स्पोरेंजिया, ठीक है। और इसको कहते हैं हम स्पोरोफोर, ठीक है। स्पोरेंजिया, स्पोरोफोर। और इसके अंदर ये जो यहाँ न्यूक्लियस थे ये ऊपर की ओर जाते हैं और ये यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और बाद में ये संरचना जब फटती है तो ये गिरते हैं इधर उधर और नए कवक बना लेते हैं। तो एंडोजिनस का मतलब है ये अंदर होते हैं, कवक के अंदर हैं। स्पोर कहाँ है? कवक के हाइफी के अंदर हैं, ठीक है। दूसरे प्रकार के जो स्पोर हैं उनको हम कह देते हैं स्पोरेंजियो स्पोर। ये जैसे ये चल है, इनमें फ्लैजिला है तो ये मूवमेंट कर सकते हैं। ये चल नहीं होते हैं यानी ये अचल होते हैं, नॉन मोटाइल, अचल। इन पे चलने के लिए कोई संरचना नहीं होती है। ये वाटर के द्वारा ही इधर उधर जा सकते हैं क्योंकि इनको ले जाने के लिए इनके पास फ्लैजिला नहीं होता है। दूसरा ये भी एंडोजिनस होते हैं। ये भी क्या होते हैं? फ्लैजिला के अंदर ये स्पोर बनते हैं, एंडोजिनस स्पोर होते हैं, ठीक है। तीसरा ये बहुकेंद्रकीय और हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड यानी अगुणित होते हैं, ठीक है। ये द्विगुणित अगुणित मैं आपको इसके बाद वाले लेक्चर में बताऊंगी कि द्विगुणित अगुणित क्या होते हैं। अभी आप इसको केवल याद कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ये बहुकेंद्रकीय होते हैं। जैसे ये जूस्पोर था, इसमें एक केंद्रक होगा, ठीक है। यहाँ भी सेम वे होगा। ये आपका हाइफी है, इसमें इस प्रकार से संरचना बनेगी, केंद्रक यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और इस प्रकार से दो केंद्रक या तीन केंद्रक एक ही सेल वॉल, एक ही जो है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर आ सकते हैं। और आने के बाद अगर ये बिखर गए तो 1 2 3 इसमें हो गए, 1 2 इसमें हो गए, तो बहुकेंद्रकीय हो गए। लेकिन ये केंद्रक आपस में मिलते नहीं, ठीक है। तीसरा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोनिडिया हम जिसको कह देते हैं, कोनिडिया। कोनिडिया जो होते हैं ये भी आपके क्या होते हैं? अचल होते हैं, ठीक है। अचल बीजाणु है। आप केवल नाम याद करिएगा, अभी धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। ये एंडोजिनस नहीं होते, एक्सोजिनस होते हैं। एक्सोजिनस यानी ये बाहर की ओर होते हैं। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ। ये जैसे आपकी लेटी हुई हाइफी है और इससे स्टैंडिंग हाइफी स्टार्ट हुई, ठीक है। इस पर इस प्रकार की संरचना बनती है, देखिए ये स्पोर किसी थैली के अंदर नहीं होता, इस प्रकार से लगे होते हैं। ये जो आप एक चेन के रूप में देख रहे हो ये कोनिडिया है। तो ये इनसे अलग है, ये बिल्कुल इनसे अलग है। इसको कोनिडिया हम कह देते हैं। तो आपसे एक नंबर पूछा जा सकता है कि कोनिडिया क्या है। आप बोलोगे कोनिडिया एक एसेक्सुअल स्पोर है या एक स्पोर है जो अलैंगिक जनन करते हैं, किसमें? कवक में, ठीक। अब बात हम करते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन में फ्रूटिंग बॉडी बनती है। जैसे यहाँ बीजाणु बनते हैं, यहाँ फ्रूटिंग बॉडी बनती है, फ्रूटिंग बॉडी, या हिंदी में इसको हम कह देते हैं फलनकाई, ठीक है। फलनकाई बनता है। जैसे एक तो आपका बनता है एस्कस। सपोज ये आपका फंगस है, फंगस से इस प्रकार की कटोरेनुमा संरचना बनती है, ठीक है, देख रहे हैं आप, ठीक है। और इसमें इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल, इसमें इस प्रकार से, ये मैंने बड़े बना दिए, वैसे यहाँ पर ये छोटे छोटे से होते हैं और इनके अंदर स्पोर होते हैं। 8 स्पोर होते हैं एक चेन के, एक इस ट्यूब के अंदर।
और इस फ्रूटिंग बॉडी को हम कह देते हैं एस्कस। एस्कस। और इसके अंदर जो स्पोर बनते हैं हम इनको कह देते हैं एस्कोस्पोर। ठीक है। इसी प्रकार दूसरी फ्रूटिंग बॉडी है, ये देखिए, इसको हम कह देते हैं बेसिडिया। बेसिडिया। इस पे बेसिडियोस्पोर लगते हैं। ठीक है। ये बेसिडियोस्पोर इस प्रकार से लगे होते हैं। ये एक एक स्पोर है। जैसे ये तो एक झिल्ली के अंदर 8 स्पोर थे ना, ये केवल एक सिंगल है। मैं इसको छोटे रूप में अगर दिखाऊं आपको, तो ये लेटा हुआ है और लेटा हुआ हाइफी है, माइसीलियम तो होगी ही है, और इससे कोई एक ऊपर ग्रोथ करेगा, ये बेसिडिया है, और इस पे ये इस प्रकार से ये बेसिडियोस्पोर लगे। ये क्या है आपके बेसिडियोस्पोर। मैंने थोड़ा बड़े बना दिए हैं, बेसिडियो। ठीक है, बेसिडियोस्पोर। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। अब थोड़ा सा इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। आपके एनसीईआरटी में भी ये दिया गया। देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल साइकिल है, ये किस प्रकार से होती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं हम। सपोज एक हाइफी ये है और दूसरी हाइफी ये है, दो अलग अलग ये कवक हैं, इसको प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस। तो ये इस प्रकार से क्या करते हैं कि ये एक दूसरे के संपर्क में ये आते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट कि ये इनका यहाँ सेप्टा बन जाता है। ठीक है, सेप्टा बन गया, ये इनके केंद्रक है। फिर ये बीच की वॉल इसमें नष्ट हो जाएगी। बीच की वॉल नष्ट होने के बाद आप देखोगे ये एक अलग संरचना बन गई, दो इसमें केंद्रक हैं। ठीक है, तो ये दो केंद्रक फिर जाके यहाँ पे ये अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ये दो केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, अब चलो इसको पहले हम समझते हैं। ये हाइफी थी। ठीक है, इसका केंद्रक ये था, इसका केंद्रक ये था। हाइफी समझ गए होंगे आप। तो ये जब आपस में मिले, ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि दो पेरेंट्स कांटेक्ट में जब आएंगे और ये वॉल इनकी जब नष्ट हो जाती है, तो पहले इनका जीव द्रव्य यहाँ पे मिलता है, केंद्रक नहीं मिलता है। पहले क्या मिलता है, जीव द्रव्य आपस में मिलता है। तो जीव द्रव्य के मिलने की जो घटना होती है उसको हम कह देते हैं प्लाज्मोगेमी। इस शब्द याद आपको रखने हैं, प्लाज्मोगेमी। ठीक है, प्लाज्मोगेमी के बाद देखिए केंद्रक मिला, तो केंद्रक मिलने की घटना को हम कह देते हैं कैरियोगेमी। ठीक है, अब क्योंकि ये जो केंद्रक होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। ठीक है, अगुणित क्या होते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि इसमें हाफ सेट होता है। ठीक है, या एक सेट है, एक सेट इसमें, एक सेट इसमें। तो जब ये मिल जाते हैं इसमें दो सेट बन जाते हैं, एक सेट इसका, एक सेट इसका। तो दो सेट को हम यहाँ पे कह देते हैं द्विगुणित। क्या कह देते हैं, दो सेट को द्विगुणित या डिप्लॉइड। तो ये डिप्लॉइड होता है। अब जो मूल हमारे पास जो फंगस है उसमें एक एक सेट है ना, इनका जो केंद्रक है उसमें वन सेट है, केवल दो सेट नहीं है। वन सेट को हम कह देते हैं हैप्लॉइड या अगुणित। एक सेट का मतलब आप कुछ भी समझ सकते हैं कि आपके पास एक सेट किसी चीज़ का है। जैसे आप स्केच पेन के पूरा एक सेट ले आते हो जिसमें 12 कलर होते हैं, वो एक सेट है। अगर आप सेम ऐसे ही दो और ले आओ तो दो सेट हो गए आपके पास, और ले आओ तो 3 सेट। तो इनका जो मूल कवक होती है उनमें एक एक सेट पाए जाते हैं। तो क्योंकि इसमें दो सेट हो गए, तो इस दो सेट को फिर एक एक सेट में बनाना होता है। उसके लिए यहाँ पर जो क्रिया होती है उसको हम कह देते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ये आपको याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या होता है, ये जो एक आपका इसको जो ये संरचना बनती है जिसमें आपका डिप्लॉइड सेट होता है, इसको हम कह देते हैं जाइगोट। ठीक है, या युग्मनज जिसको हम कह देते हैं, युग्मनज या जाइगोट। ठीक है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और 2 सेल्स बनती हैं, 2 से फिर 4 बनती हैं। ठीक है, और इन चारों में फिर जो है आपके ये जो केंद्रक होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, ये वन सेट वाले होते हैं, हैप्लॉइड। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, सेक्सुअल साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है 1 नंबर में। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी यानी ये द्रव्य का फ्यूजन। उसके बाद कैरियोगेमी, कैरियोगेमी यानी केंद्रक आपस में मिलेंगे।
ये जो केंद्रक मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, जो कि 2 सेट वाला हो जाएगा। अब इस 2 सेट को 1 सेट में बदलने के लिए क्या हो यहाँ पे, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, सूत्र का मतलब धागे, या इंग्लिश में हम कह देते हैं मियोसिस यहाँ पे होगा। और इस मियोसिस के बाद जो भी नए हमको स्पोर मिले हैं ये फिर ग्रो करेंगे और क्या बनाएंगे, फंगल हाइफी। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। ये आपका एल्गी का फंगस का क्लासिफिकेशन है। देखिए, जो फंगस होते हैं, जो वास्तविक कवक होते हैं, उनको हम माइकोटा कह देते हैं। ठीक है, तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं सेप्टा के आधार पे। सेप्टा मैंने अभी आपको बताए थे, जो बीच में पट होते हैं, तो ए सेप्टेड यानी जिनमें पट नहीं होते हैं, सेप्टेड यानी जिनमें पट होते हैं। ठीक है, ए सेप्टेड जो है लोअर फंजाई हैं, निम्न श्रेणी के फंजाई हैं, और जिनमें सेप्टा होते हैं वो हायर फंजाई हैं। अब ये लोअर फंजाई भी 2 प्रकार से बांटे जाते हैं, कुछ में फ्लैजिला होता है और कुछ में फ्लैजिला नहीं होता है। जिनमें फ्लैजिला नहीं होता है उसमें आपकी क्लास ओमाइसिटीज़ है। ठीक है, और जिनमें फ्लैजिला नहीं होता है उसमें आपकी क्लास है जाइगोमाइसिटीज़। जाइगोमाइसिटीज़ का दूसरा नाम है एल्गल फंजाई। एल्गल मतलब शैवाल, शैवाल कवक। ऐसा क्यों मैंने कहा, क्योंकि ऐसे कवक होते हैं जो पानी में रहते हैं। ठीक है, नमी वाली जगह पे रहते हैं, जैसे राइजोपर्स। राइजोपर्स आपकी जो है ब्रेड पे लगने वाली कवक है। अगर आप ब्रेड को गीला करके रख दो तो उस पर ये ग्रो कर लेंगे। ऐसे म्यूकर होता है, रोटी पे लगता है। ठीक है, अब हायर उसकी बात करें हम फंगस की, तो ये फ्रूटिंग बॉडी के आधार पे बांटे जाते हैं। अभी मैंने आपको फ्रूटिंग बॉडी बताई थी। तो इसमें सबसे पहले क्लास है एस्कोमाइसिटीज। इसको हम सेक फंजाई भी कहते हैं। सेक मतलब थैलेनुमा। इसमें फ्रूटिंग बॉडी क्या है, एस्कस है, ये नाम आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल है यीस्ट और पेनिसिलियम। यीस्ट एक कोशिकीय कवक है। पेनिसिलियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप जब कवक का आर्थिक महत्व पढ़ेंगे वहाँ आपको पता चलेगा। दूसरा है बेसिडियोमाइसिटीज। इसको क्लब फंजाई भी कहते हैं। क्लब बोलते हैं जैसे जो आपका गदा होता है ना, गदा, भीम की गदा, उसको क्लब कहते हैं। तो इनकी फ्रूटिंग बॉडी क्लब शेप दिखती है, इसीलिए इसको क्लब फंजाई भी हम कह देते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है अगेरिकस। अगेरिकस यानी मशरूम। मशरूम आपने खाई है तो क्लब की तरह दिखाई देती है, वो उसकी फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक, इसकी फ्रूटिंग बॉडी को हम बेसिडिया कह देते हैं। नेक्स्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को रखा तो इसमें क्या है, क्योंकि सेप्टा नहीं होता है और फ्रूटिंग बॉडी के आधार पे बांटा गया है, तो आपको याद रखना है इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, यानी अपूर्ण कवक कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, बात अगर इसकी करें तो इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पर इनको अलग किस बेस पे किया गया है, सेप्टा के आधार पर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इसका क्लासिफिकेशन था। किंगडम फंगस आपका ये ख़त्म हो गया। अब इसका आर्थिक महत्व रहता है, तो इसे हम नेक्स्ट डे लेंगे। थैंक यू।